नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल हम जो ये सीरीज़ एक लेके आए हैं, इस सीरीज़ में हम रेगुलरली आपको प्रीवियस ईयर के सवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप उन सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो हाल ही में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता हो और उस कंपटीशन की तैयारी में मैथ्स आती हो। इन वीडियो का एक ही मकसद है कि आपकी मैथ्स को बेसिक से समझाते हुए इम्प्रूवमेंट किया जाए। मतलब मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से बेसिक तरीके से पहले समझा रहा हूँ, उसके साथ साथ भी हम ट्रिक जो बनती है उस ट्रिक पे भी हम बात करेंगे। पहले सवाल की तरफ हम देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वे एक साथ एक ही स्थान में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखो, हम देख रहे हैं एक बार के लिए, यहाँ पे है राहुल और यहाँ है राघव, और सवाल यह कह रहा है कि राहुल और राघव इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर है। दोनों क्या चल रहे हैं? एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरफ जा रहा है, आमने सामने आ रहे हैं दोनों। ये देखो क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो ये इसकी तरफ जा रहा है और ये वाला राघव जो है वो राहुल की तरफ जा रहा है। और इन दोनों की चाल, एक की 20 किलोमीटर है और दूसरे की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल ये है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 110 किलोमीटर। आगे देखो, एक दूसरे की तरफ घुड़सवारी कर रहे हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब यहाँ तक जब वो आते हैं तो ये दूरी क्या है? 22 किलोमीटर की है। मतलब राघव तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए और राहुल यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 22 किलोमीटर। मतलब उनके बीच 22 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। कुल दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। हम किसी को यहाँ तक डाउट हो तो देखो, एक बार के लिए मैं वापस समझा देता हूँ। राहुल और राघव दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। सवाल ये कह रहा है कि एक बंदा चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा बंदा चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। समय, उसने यह समय नहीं पूछा है कि दोनों कब मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। अब मिले नहीं तो उसने कहा कि उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 22 किलोमीटर की होनी चाहिए। 22 किलोमीटर की दूरी होगी तो अब उनको कितनी दूरी तय करनी है वह देखो एक बार के लिए। कुल दूरी थी 110 किलोमीटर। अब उनको चलना कौन सा है? राघव को तो यहाँ से यहाँ तक जाना है और राहुल को यहाँ से यहाँ तक जाना है। मतलब ये वाली दूरी उनको चलनी नहीं है, तो कुल दूरी उनके लिए कितनी होगी? तो 120 में से ये घटा दें तो ये वाली और ये वाली दोनों दूरी मिल जाएगी हमें। तो 110 माइनस हमने कर दिया 22। तो यहाँ से आप निकालोगे तो उनको तय करनी है जो दूरी, तय दूरी जो करनी है वह दूरी आपको मिल जाएगी। 110 में से आप 22 निकालेंगे तो यहाँ तक आएगा 88, क्योंकि 22 पंजे 110 होता है, उसमें से 22 निकालोगे तो एक बार घटा लोगे, 22 चौके 88। तो इतने किलोमीटर उनको क्या करनी है? दूरी तय करनी है। समय की बात उन्होंने की है और वो भी समय किसमें पूछा है? किलोमीटर, जो घंटे और मिनट दोनों में यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन हैं। तो हमें एक बार के लिए क्या करना है? जब आपके पास पहली बात दूरी आ गई, समय आपको निकालना है। तो समय कहता है कि कुल दूरी बटा कुल चाल।
दूरी बटा चाल से समय निकलता है। दूरी तो आपके पास है 88 किलोमीटर। अब देखो चाल की तरफ चलते हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हो उस समय तो चाल हो जाती है प्लस, और जब दोनों एक दूसरे से विपरीत तरफ जाते हो तो होती है चाल माइनस। एक दूसरे की तरफ चलना तो चाल होगी प्लस, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना तो चाल होगी माइनस। अपने पास कौन सी है? यह दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों का योग करेंगे। दोनों का योग करेंगे तो चाल कितनी हो गई? 20 + 24 कितनी हो गई? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल तो हो गई 44 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 88 किलोमीटर की, तो आपको पता है कि 88 में हम 44 का देंगे भाग, ये जाता है 2 बार और ये मिल गया आपको 2 घंटे। मतलब वो 2 घंटे में उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 22 किलोमीटर होगी। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको? 2 घंटे। सी ऑप्शन राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। राहुल और राघव, 2 बंदे, उनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर। एक बंदा 20 किलोमीटर से जा रहा है, जरूरी नहीं है राहुल की मानो आप, लेकिन जैसे सवाल में दे रखा है हमने उसी तरीके से मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह इस सवाल में अगर यह पूछा जाता कि राहुल कितने समय तक चला, उस समय में हमें पता करना होता कि राहुल की कौन सी है और राघव की कौन सी है, लेकिन सवाल में यह चीज़ नहीं पूछ के उन्होंने कुल समय पूछा है, तो उससे इन दोनों में कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कुल चाल चाहिए और कुल चाल मिलेगी दोनों के योग से। तो हमने मान लिया कि राहुल चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और राघव चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। सवाल कह रहा है कि उनको उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जब दोनों के बीच 22 किलोमीटर का गैप हो। तो 22 किलोमीटर का गैप रखना है, तो हमें पता है पूरी दूरी 110 किलोमीटर, उसमें से 22 घटा देंगे तो 88 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है। दूरी आपके पास आ गई 88 किलोमीटर। अब हमें पता है कि समय के लिए क्या चाहिए? दूरी बटा चाल। तो चाल अब और चाहिए, तो चाल दोनों की अलग अलग दे रखी है और अब अलग अलग चाल हो, अब वो एक ही दिशा में जाते हो उस समय तो प्लस और विपरीत चलते हो तो माइनस। जब दोनों पास में आ रहे हो तो प्लस हो जाता है और दूसरी साइड जाते हैं तो माइनस। तो चाल अपने पास दोनों का योग से मिल गई 44 किलोमीटर, दूरी अपने पास आ गई 88 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल, जिससे समय प्राप्त हो गया 2 घंटे। यह सवाल देखो, यदि a बटा b की वैल्यू 1/4, मतलब अनुपात दे रखा है कि a का अनुपात a बटा b का अनुपात 1/4 है और b बटा c का अनुपात 1/8 है और a की वैल्यू इसने दी है 2 है, तो c का मान ज्ञात करो। सबसे पहले अनुपात को देखेंगे, a बटा b बराबर 1/4 और b बटा c बराबर 1/8। मुझे पता है कि इन दोनों में जब b कॉमन आ रहा है तो मुझे b की वैल्यू को क्या करना है? सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? या तो हो सकता है इसमें मैं 4 से भाग दूं तो यह 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 है। मैं इसे 4 से भाग नहीं देके इसे 4 से गुणा भी तो कर सकता हूँ, तो यह b का मान 4, तो यहाँ पर भी b का मान क्या हो जाएगा? 4। तो हम क्या करेंगे? इस पद को 4 से गुणा और 4 से भाग। 4 से गुणा भाग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32। यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ गई? अब देखो a के अनुपात की वैल्यू करेंगे तो 1 मिल गया, b का अनुपात 4 मिल गया और c का अनुपात 32 मिल गया।
ए का अनुपात मिला है 1, बी का अनुपात मिला है 4 और सी का अनुपात मिला है 32। अब इस अनुपात के बाद हमें देखनी है कि ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू तो है 2, ए की वैल्यू 2 है, अनुपात 1 है, मतलब 1 का मतलब क्या है 2, और पूछा किसका है सी का। तो सी कितने हैं, सी का अनुपात 32, तो 32 की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की वैल्यू 2 मतलब इसका 2 गुना, तो 32 का 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 64, और यही क्या है सी का मान। फिर से देखो एक बार के लिए, आप अनुपात से सॉल्व करते हो तो अच्छा, इससे समझ में नहीं आया हो तो उनके लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 1/4। अब b को समान बनाने के लिए मैंने इसको गुणा कर दिया, 4 से गुणा और 4 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 से गुणा भाग करने पर। लेकिन ये अनुपात क्या मिल गया 4:32। अब इन अनुपातों को आप मान रहे हो 1, 4 और 32। अब जब अनुपात आपको मिल गया तो अनुपात में संख्या तो कुछ और होगी, तो यहाँ पर आते समय आपको जब संख्याएं माननी होगी तो आप इनके साथ एक संख्या और, 1x, यहाँ 4x और ये 32x। अनुपात का मतलब क्या होता है ये देखो, मैं कहता हूँ एक संख्या है 6 और एक संख्या है 12, लेकिन मैंने 6 और 12 तो लिख दिया, मैंने कहा कि इनका अनुपात ले लेते हैं। तो अनुपात लेने के बाद यह मिला 1:2। जब अनुपात लेने के बाद 1:2 मिला, मैंने ए और बी दो संख्याएं मानी, तो मैंने कहा ए का मान 6, बी का मान 12, और मैं कह रहा हूं कि ए का मान 6 है और अनुपात 1:2 है, तो बी का मान निकालो। तो 1 के बराबर आप क्या मान रहे हो 6, तो 2 के बराबर 12। यहाँ से अगर ये नहीं मानो, आपको समझ में नहीं आता हो, तो यहाँ मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। अब जो संख्या a थी उसका मान वो 6 दे रहा है, मतलब x बराबर कितने हैं 6, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 2 × 6, x की वैल्यू रखेंगे तो ये मिल जाएगा 12। तो उसी तरह से यहाँ भी हमने मान लिया x, 4x और 32x। सवाल ये कह रहा है कि a की वैल्यू 2 है, मतलब a का मान कितना है x, और ये x किसके बराबर है 2 के। c का मान पूछा है तो c का मान है 32x, तो 32x की वैल्यू निकालेंगे तो 32 का तो 32 इंटू x की वैल्यू कितनी 2, तो ये मिला 64। अनुपात वाले सवाल में हमें सबसे पहले ध्यान देना है, जो अनुपात आपको दे रखा है उस अनुपात को सरल बनाने की कोशिश की जाए। अगर अनुपातों में अगर दो अलग अलग अनुपात दे रखे हो और उनमें एक चर जो है वो कॉमन आता हो, तो उस चर को क्या करेंगे समान बनाने की कोशिश करेंगे। समान बनने के बाद हमें अलग अलग उनका अनुपात मिल जाएगा। अनुपात मिल जाता है तो जिसका मान दे रखा हो उसके मान के बराबर उसके अनुपात को लिख देना है, और अनुपात को बराबर लिखने के बाद जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को 1 का मान मिल जाएगा। 1 का मान मिलने के बाद उसे गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। यह सवाल कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 72 रुपये है तथा लाभ चाहिए 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है क्रय मूल्य की, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 72 रुपये, लाभ कितना 20%। मैंने कहा था कि लाभ हानि वाले जब भी सवाल हो हमें 100 से करना है। देखते हैं, मानता हूं मैं क्रय मूल्य कितना 100, हमेशा गणना किस पे होती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस या सीपी हम बोल सकते हैं इसे, तो ये कितना 100। आपको कितना लाभ चाहिए 20% लाभ हुआ हो। जब 20% लाभ हुआ है तो 100 का 20%, 20 और 20 को हम ऐड कर देंगे तो यह वैल्यू हो गई 120। यह क्या है एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य।
जब SP 120, क्रय मूल्य 100, लाभ 20%। ये हमारी तरफ से जैसा सवाल कह रहा था हमने वैसे बना लिया। अब SP की वैल्यू अपनी तरफ से कितनी, 120, लेकिन सवाल में कितनी, 72। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो 120 का मान क्या, 120 किसके बराबर, 72 के बराबर। पूछा क्या है, क्रय मूल्य, हमने क्या माना, 100, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 72/120 इंटू 100, 0 से 0, यहाँ से ये कट रहा है देखो 6 बार, तो यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू 60 रुपये। ऑप्शन कौन सा, ए राइट। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, 60 रुपये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर आपको 20% चाहिए लाभ, तो 20% मान निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूने 12, मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 12 रुपये का आपको लाभ हुआ। 60 रुपये में खरीदी, 12 रुपये का लाभ, तो बेची कितने में, 60 + 12 72 रुपये में। और यही सवाल कह रहा है कि 72 रुपये में आप किसी वस्तु को बेच रहे हो और 20% आपको लाभ मिल रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 60 रुपये आंसर मिल गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले सवाल जो लाभ हानि के बनते हैं, हमेशा इस पैटर्न को ध्यान में रखना। क्रय मूल्य 100 और लाभ उस पर गणना करने के बाद विक्रय मूल्य मिल जाता है, जो सवाल में दे रखा है उसको यहाँ से उठाना है। कैसे, अगर यहाँ दे रखा होता कि लाभ का मान 20% जो लाभ मिल रहा है उसकी वैल्यू 72 है, तो मैं यहाँ 120 के बराबर 72 नहीं लिख के 20 के बराबर ही क्या लिखता, 72। या यह चीज़ क्रय मूल्य होती तो हम 100 के बराबर 72 लिखते हैं। यह डायग्राम बनाने के बाद फिर से हमें क्वेश्चन में जाना है, देखना है कि कौन सा मान दे रखा है, जो मान दे रखा है वही मान हमें यहाँ से उठाना है, दोनों को आपस में बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद फिर आगे जो यहाँ गुणा में हम कौन सी संख्या लेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वही संख्या यहाँ पे ले लेंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है। बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सवाल कह सकते हो सकता है आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता होगा सवाल देख के कि क्या पूछ लिया, लेकिन मैंने कहा था बहुत से सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे। पूछा क्या है, 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है। तो गलती कहाँ हो सकती है, आपकी दोनों संख्याएं जो है इकाइयाँ सेम होनी चाहिए। जब 12 सेकंड दे रखा है तो यहाँ पर 2 घंटे को भी सेकंड में चेंज करो, या हो सकता है हम 12 सेकंड को किस में कर दें, घंटे में चेंज कर दें। मैं देखो पहले 2 घंटे को सेकंड में चेंज करता हूँ। 2 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, फिर से 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यह जो वैल्यू मिल रही है ये किस में आ रही है, यह मिल रहा है मेरे को सेकंड, मतलब 1 घंटे में 7200 सेकंड होते हैं। अब घंटे को सेकंड में हमने चेंज कर दिया। आगे पूछ रहा है 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है, मतलब इनका करना है भिन्न। तो 12/2 घंटे को सेकंड में हमने पहले ही कर दिया है 7200। यहाँ से ये कट रहा है 6 बार, तो ये हो गया 600, तो 1/600। यह क्या मिल रहा है, फाइनल आंसर मिल रहा है। मतलब 12 सेकंड 2 घंटे का 1/600 भाग है, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला सवाल फिर से देखो, सारणी का मान मिल गए हैं। मैंने कहा था एक सारणी जिसके मान आपको याद कर लेने हैं और ये मान किस तरह से हैं वो भी मैंने समझाया है। देखो मैंने कहा था 0, 30,
45, 60 और 90 इनके मान होते हैं। साइन का मान 0 होगा तो 0, 30 होगा तो 1/2, 45 होगा तो 1/√2, 60 होगा तो √3/2 और 90 डिग्री होगा तो 1। यह वैल्यू मिल रही है किसकी? साइन की। कॉस की वैल्यू क्या होती है? अब इनको वापस इधर से लिख देना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। वापस रिपीट कर दिया। पूछा क्या है? कॉस 0 का मान क्या है? तो कॉस 0 का मान कितना? 1। तो फाइनल आंसर डी। यह सवाल मात्र 2 सेकंड में सोल्व हो सकता है, क्योंकि हमें यह टेबल याद रहती है और ये टेबल जब याद रहती है तो सवाल पढ़ने से पहले कॉस 0 का मान कितना? 1। कॉस 90 का मान कितना? 0। साइन 0 का मान 0। साइन 90 का मान 1। साइन 60 का मान √3/2। साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 45 का मान 1/√2। अब देखो, मैंने क्या बताया आपको? पहले ये याद रखना है, इसके बाद क्या करना है? उल्टा वापस लिख देना है कोस की वैल्यू में। पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ऐसा क्यों हुआ? हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। यह चीज़ क्या होती है? बराबर होती है। मतलब साइन को कॉस में चेंज करने के लिए उसके जो कोण का मान है उसको 90 में से घटा के हम लिख दें तो वह चीज़ क्या मिलेगी? बराबर। तो यहाँ से देखो, मैं लिखता हूँ 0। थीटा की वैल्यू क्या लें? 0। तो साइन 0 कितना? साइन 0। और इस तरफ क्या मिलेगा? कॉस 90 माइनस 0, जो क्या होगा? कॉस 90 डिग्री। तो साइन 0 किसके बराबर होगा? कॉस 90 के बराबर। तो साइन 0 कॉस 90 के बराबर है। तो साइन 0 की वैल्यू हमने उठा के रख दी किस पे? कॉस 90 की जगह। थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 30। तो यहाँ पर तो मिलेगा साइन 30 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30। तो ये क्या होगा? कॉस 60 डिग्री। मतलब जो साइन 30 का मान है वही मान कोस 60 का होगा। देखते हैं हमारी टेबल में, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है बराबर। इसीलिए मैंने कहा था इस प्रमेय समझो या सूत्र कहें हम, तो इसी सूत्र के आधार पर हमने ये क्या किया? इनको वापस उल्टा लिख दिया। निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये चीज़ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यह चीज़ हो गई यहाँ पर। अब टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा का मान हमें पता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो मैं कहूँगा टेन 0 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ होगा साइन 0 बटा यहाँ होगा कोस 0। यहाँ से वैल्यू मैंने सीधी लिख दी है। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो साइन और कोस में अब यहाँ पर क्या मिलेगा कि 0 में किसी का भाग कितनी बार? 0 बार। फिर से इसे करेंगे, ऐसा ही आप आगे इन्हें सोल्व कर सकते हैं और इनका मान निकाल सकते हैं। इसी सारणी पर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो में आपको यह पूरी सारणी कैसे याद करनी है और किस तरह से मान निकलता है वह चीज़ें उसमें पूरी समझ लेंगे। हो सकता है आप मुझे इनके जवाब दें, कमेंट में बताना। टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90 इनका मान क्या होगा? अब देखो यह सवाल क्या कह रहा है, यदि 2x + 3 = 9 हो तो 3x + 2 का मान ज्ञात करो। इस सवाल के हिसाब से पहले क्या दे रखा है? यह एक समीकरण दे रखी है। इस समीकरण की सहायता से हमें x का मान निकालना है।
जो x की वैल्यू हमें मिलेगी उस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस समीकरण में रखना है। जब इस समीकरण में x का मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो यह क्या मिलेगा, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो पहले क्या कह रहा है, 2x + 3 इक्वल टू क्या, 9। क्या करेंगे, पहले इस 3 को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण में क्या होता है, चिन्ह चेंज। तो यह 3 इस तरफ जब प्लस का है तो इस तरफ जाने पर माइनस के 3 हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 9 - 3। तो 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो 2x की वैल्यू कितनी, 6। यहाँ से x की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 3। x की वैल्यू आ गई है 3। समीकरण में मान पूछा है 3x + 2। अब x की जगह क्या रखेंगे, 3। तो 3 × x का मान 3 + 2, 3 × 3 9, 9 में 2 जोड़ो तो 11। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, 11। डी राइट। क्या करना है, पहले जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण की सहायता से हमें x का मान निकाल लेना है। x में हो सकती है समीकरण या किसी चर में अन्य कोई चर हो सकता है। अचर संख्या जो मिलेगी, अचर संख्या जो है उस अचर संख्या का मान हमें निकालना है। चर संख्याएं जो होगी उनमें जो है मान निकालना है। x y, या हम कह सकते हैं कि x y जो भी कोई a b मान होगा उस a b का मान यहाँ पर निकाल लेना है। a b का मान निकालने के बाद जो वैल्यू अगले समीकरण में हमें चाहिए उस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। अगर एक समीकरण होगा तो हमेशा एक ही चर मिलेगा। एक चर मिलेगा तो हमें क्या करना है, एक चर का मान मिल जाएगा। अगर 2 समीकरणें दी होती तो हम विस्थापन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से उन दोनों चर के मान निकाल लेते। चर के मान निकालने के बाद अगली समीकरण में भी हमें 2 अलग अलग चर मिलते, उनका मान रखने के बाद आंसर मिल जाता। मतलब हमें पहले चर संख्या का मान निकालना है, फिर अगले समीकरण में रखना है। ध्यान देना। देखो घड़ियों वाला जो सवाल आपको मिल रहा है, इस टाइप के सवाल 2-3 तरह से बन सकते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन का तरीका क्या है, वो एक ही तरीका होगा। क्या है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे मतलब 1 घंटे में बोल रही है, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। कोई 3 घड़ियां हैं जो अलार्म वॉच होती है, उनमें यह घड़ी 1 घंटे में बोलती है। यह घड़ी इस टाइप से डिजाइन की है कि प्रत्येक 2 घंटे बाद बोलती है और यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे बाद बोलती है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, मतलब 3 घंटे पहले वो एक साथ बज गई, तो अब से कितने घंटे बाद वह एक साथ बजेगी। एक टाइप तो ये बनती है कि कुछ समय पहले बज गई, अब कितनी घंटे बाद एक साथ बजेगी। दूसरा टाइप बनता है कि आपको समय दे दिया जाता है कि 10 घंटे में वह कितने बार एक साथ बजेगी, तो उस टाइप का सवाल भी बनता है। अब देखो कितनी बार बजती है, कितने समय बाद एक साथ बजती है, इस टाइप के सवाल मिलेंगे, लेकिन इनके सॉल्यूशन का तरीका देखते हैं हम क्या होगा। पहली बात कि 3 घड़ियां प्रत्येक 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद बजती है। देखो यह घड़ी हर 1 घंटे बाद बजेगी, लेकिन यह घड़ी 2 घंटे बाद बजेगी। जब पहली बार बज गई है तो यह 1 और 2 घंटे बाद बजेगी, मतलब 1 घंटा बीच वाला नहीं बजेगी। फिर से 1 घंटा नहीं बजेगी और अगले घंटे में बजेगी, फिर से 1 घंटा नहीं बजेगी और अगले घंटे में बजेगी। तो यह तो रेगुलर बज रही है, यह एक छोड़ के 1 घंटे में बज रही है। यह वाली घड़ी जब पहली बार बज गई
इसके बाद 2 घंटे नहीं बजेगी, फिर तीसरे घंटे क्या है बजेगी, फिर से 2 घंटे नहीं बजेगी और फिर तीसरे घंटे बजेगी। तो ये देखो मैंने ये एक छोटे से सवाल से ही लिया है और इसी टाइप से मैं कह रहा हूँ। देखो ये पहली बार बजी, एक साथ बजी तीनों, इसके बाद यह तो 1 घंटे बाद बज गई लेकिन ये दोनों नहीं बजी, अगले घंटे में यह भी बज गई, यह भी बज गई लेकिन ये नहीं बजी, फिर से अगले घंटे में यह तो बज गई, यह नहीं बजी और यह भी बज गई, मतलब ये वाली नहीं बजी, तो तीनों साथ नहीं हुई। इसके बाद यह भी बज गई, यह भी बज गई लेकिन ये तीसरी घड़ी नहीं बजी, मतलब फिर से साथ नहीं हुई। अगले घंटे में पहली तो बज गई लेकिन दूसरी भी नहीं बजी और तीसरी भी नहीं बजी, तो फिर से साथ नहीं हुई। उसके अगले घंटे में क्या हुआ, यह भी बजी, 2 नंबर भी बजी और 3 नंबर भी बजी। तो कितने घंटे बाद, जब यहाँ से तो वो स्टार्ट हुई थी तो यह 1 घंटा ख़त्म, यह 2 घंटे ख़त्म, यहाँ तक पहुँची तो 3 घंटे ख़त्म, यहाँ तक 4 घंटे ख़त्म, यहाँ तक 5 घंटे ख़त्म और यहाँ तक क्या है 6 घंटे ख़त्म। जब यहाँ तक 6 घंटे ख़त्म हो गए हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जब वो बजी उसके 6 घंटे बाद फिर से वो एक साथ बजेगी। अब अपने सवाल के हिसाब से क्या बनता है कि अपना सवाल कह रहा है कि 3 घंटे पहले वह एक साथ बजी, मतलब यह जो चीज़ है यह उसने नहीं दी, उसने कहा कि 3 घंटे पहले क्या है एक साथ बजी है, मतलब यहाँ से हम 3 घंटे ऊपर तक जाएंगे। निकाला तो हमने इस तरह से है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अभी हम इस स्टेज पे पहुँच गए हैं और 3 घंटे पहले ये क्या एक साथ बोल चुकी है। जब 3 घंटे पहले एक साथ बोल चुकी है और हमने निकाला कि ये 6 घंटे बाद फिर से बोलती है, तो अब कितने घंटे बाद बोलेगी, 3 घंटे पहले बोली तो 3 घंटे बाद तक 6 घंटे हो जाएंगे, तो 6 घंटे में जब ये बोलेगी तो अब कितना समय बचा, 3 घंटे। तो यहाँ तक का समझ में आया। अब देखो दूसरा किस टाइप से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता है कि 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे में बज रही है, तो हमेशा कब बजेगी, इनका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम के समय ये क्या होगी फिर से बजेगी। तो यहाँ पे देखो 2 से भाग दिया 1 1 3, फिर से 3 से भाग दिया 1 1 1, एलसीएम क्या मिला 2 × 3 जो मिला 6, मतलब ये घड़ियाँ 6 घंटे के बाद फिर से बोलेगी, हर 6 घंटे में एक साथ बोलेगी। ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम और ये टाइम हमने जो यहाँ पर स्पेंड किया है ये वाला सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि 1-2 घंटे का नहीं आके वो कह दे कि 5 10 और 15 घंटे में बजती है, तो आप इस डायग्राम की मदद से 15 घंटे का निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इनका लेना है पहले एलसीएम। अब जो एलसीएम आ गया मतलब इस घंटे के बाद वो फिर से बजेगी, हर 6 घंटे में वो तीनों एक साथ बजेगी। 3 घंटे पहले बज चुकी है तो अब 6 घंटे में से कितना बचा, 3 घंटे बाद फिर से बजेगी। अगर इसी सवाल में यह होता कि वो अगली बार कितने घंटे बाद बजेगी, तो हम आंसर राइट करते 6 घंटे। सीधा पूछ लेता कि कितने घंटे बाद फिर से बजती है, तो 6 घंटे। दूसरी टाइप से उसने पूछा कि 3 घंटे पहले बज चुकी है, अब कितने घंटे बाद बजेगी, तो हो गया 3 घंटे। इसमें जो एक और सवाल बनता है वह पूछ लेता है कि 6 घंटे में यह घड़ियां कितनी बार बजेगी। तो आप जब इससे एलसीएम निकालोगे तो हमें पता है कि एक बार बज गई, इसके बाद 6 घंटे बाद बजेगी, और आप सोचते हो कि 6 घंटे में ये एक बार ही बजेगी। वैसे सही भी है, क्योंकि अगले 6 घंटे में तो ये एक बार ही बजेगी, पर स्टार्टिंग में तो वह एक बार और बज गई है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान में रखना है, जितना भी 6 का गुणज मिलेगा, या हो सकता है 12 घंटे की पूछे तो 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद, तो 2 बार हो गई। और एक जो ये प्रारंभ वाला है
यह प्रारंभ वाला हमेशा ऐड करना है, +1 कर देना है। तो एलसीएम का जितने गुणज उसमें +1 कर देना है प्रारंभ वाला, क्योंकि पहले वो एक साथ बज चुकी है, फिर अगले 6 घंटे बाद बजेगी तो 6 घंटे में वह 2 बार बज जाएगी। तो यहाँ से ध्यान रखना कितनी बार बजती है, कितने समय बाद बजती है, और यह वाला सवाल भी हो सकता है कि 2 घंटे पहले बजी, अब कितने घंटे बाद बजेगी। 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ से। मैंने तीनों टाइप आपको समझा दिए, एक बार फिर से समझ लेना। सबसे पहले घड़ियों वाला सवाल मिलेगा बजने के लिए, तो आपको पहले चुपचाप एलसीएम निकाल लेना है। जब आपके पास एलसीएम मिल जाता है उसके बाद अगला सवाल पढ़ेंगे। सवाल ये कहता है कि 3 घंटे पहले बज गई तो अब कितने घंटे बाद बजेगी। हमें पता है प्रत्येक 6 घंटे बाद बजती है, तो 3 घंटे पहले बजी तो अब 3 घंटे बाद फिर से बजेगी। अगर पूछता है 6 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो होता 2 बार बजेगी, क्योंकि एक बार तो शुरू में बज गई, एक बार 6 घंटे बाद बजेगी तो 2 बार हो गई। अगर पूछता कि यह घड़ियाँ कितने समय बाद बजेगी फिर से, तो ये हो जाता 6 घंटे, क्योंकि प्रत्येक 6 घंटे बाद ये क्या बज रही है, समान एक साथ बज रही है। अगला सवाल क्या आया है देखो, x² + 7x + 10 के गुणनखंड है। पहली बात, गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं एक बार के लिए। मैं पूरा स्टेप से बता रहा हूँ, उसके बाद बाई ऑप्शन भी हम चलेंगे। सेकंड मेथड ये बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन ज़्यादा आसान रहेगा। पहले देखो क्या कह रहा है, x² + 7x + 10। यहाँ से हमें क्या करना होता है, आपके पास या तो आपको पता हो तो पहले x² का गुणांक और अचर संख्या, इन दोनों को क्या करना होता है, गुणा। तो क्या मिल रहा है, 10x²। अब जो ये दोनों को गुणा करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट का मान इस प्रोडक्ट से हमें चाहिए। और वो कैसे चाहिए कि इन दोनों का गुणनफल जो हो रहा है, इसके कुछ ऐसे टुकड़े किए जाए कि उन टुकड़ों को गुणा करने से हमें यह मान मिल जाए। मतलब 7x का ऐसा टुकड़ा करो जिसको गुणा करने पर 10x² मिल जाए। तो मुझे पता है कि x से x² करना है, मतलब इन दोनों में x रखना होगा। x को x से गुणा करूंगा तो x² होगा, तो 7x के टुकड़े में x तो दोनों तरफ मिलेगा। दूसरी बात, अब 7 के ऐसे 2 टुकड़े करूं जिससे मुझे उन दोनों को गुणा करने पर 10 मिल जाए। तो मेरे समझ में आ रहा है कि 5 और 2, यह समझ में आपको ऑप्शन से भी मिल जाएगा कि 5 2 वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 2 को गुणा करने पर 8 हो रहा है और 5 और 2 को गुणा करने पर 10। तो टुकड़े हो गए 5x + 2x, और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। तो हमने जोड़ दिया, 7x के टुकड़े क्या मिल गए, 5x और 2x। अब हम क्या करेंगे, फिर से x²। अब 7x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5x + 2x और +10। यहाँ से अब देखो x कॉमन लिया, तो ये यहाँ से क्या होगा, x² में से x का भाग देंगे तो x, प्लस 5x में x से भाग देंगे तो 5, फिर से +2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर ये कॉमन लेते हमें ध्यान रखना है कि जो ये 2 कोष्टक बनेंगे, यह दोनों कोष्टक समान होने चाहिए। समान होने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास पहले x लेके आना है, तो यहाँ 2x है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x, प्लस 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5। तो ये देखो 5x + 5 x + 5 दोनों में क्या आ गया, कॉमन। हमने x + 5 क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से बचेगा 2। तो फाइनली क्या मिल गई गुणनखंड, x + 5 x + 2, बी ऑप्शन राइट। फर्स्ट
मेथड। अब देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या करेंगे, बाई ऑप्शन ट्राई करेंगे। ए लिया ऑप्शन x माइनस 5 x माइनस 2। पहले देखना है कि हमारे पास जो अचर है वो प्लस का 10 है। आपको ऑप्शन में -5 को -2 से गुणा करोगे तो +10 मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ से देखेंगे तो +5 को +2 से गुणा करेंगे तो भी 10 मिल रहा है, हो सकता है ये ऑप्शन भी। बाई ऑप्शन में -5 को +2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको -10। -10 मिलेगा, लेकिन सवाल में तो है +10, ऑप्शन यही खत्म। अगली बार आगे जा रहे हैं तो ये -4 और +2 इन दोनों को गुणा करेंगे तो -8, जो +10 के बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म। 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन को लेना है और इसे क्या करो, गुणा करने के लिए या तो आप x माइनस 5 को x माइनस 2 से जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे। आपको अगर सीधा गुणा आ रहा है तो x को x से गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करो, वैसे कर लो। देखो x को हम क्या करेंगे, पहले x से गुणा, पहले करेंगे x को x से गुणा तो मिलेगा x²। फिर इस x को करेंगे -2x से गुणा तो -2x। फिर आगे -5 से फिर से कोष्टक से गुणा करेंगे तो -5 को x से गुणा करेंगे तो -5x। और -5 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। इक्वेशन क्या बन रही है, x²। -5x और -2x कितना हो गया, -7x प्लस 10। लेकिन यहाँ पर तो +7 है तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। मतलब A खत्म हो गया, C खत्म हो गया, D खत्म हो गया, बचा क्या, B ऑप्शन राइट। बाई ऑप्शन से चेक करने का मतलब आपके पास 3 से 4 ऑप्शन सामने आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपने उठाया +10 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन उठाया +10 मिल रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन उठाते ही -10 मिला, मतलब ये ऑप्शन पहले ही खत्म। आगे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन लेते हैं तो -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8, जो प्लस का 10 नहीं है, तो ये भी यहीं खत्म। 3 ऑप्शन खत्म होने के बाद बचता है 1 ऑप्शन, तो आप सीधा टिक कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, 1 ऑप्शन, जब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, हमने पहला ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन को ट्राई किया, लेकिन यहाँ -7 मिल गए, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। बचा क्या, बी। ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बी राइट ऑप्शन ही होगा, क्यों 3 ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो गए, तो अब बचा है वो एक ही ऑप्शन बचा है। तो बाई ऑप्शन मेथड भी ज़्यादा सही रहेगा। या हम इसे द्विघात समीकरण की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी हम अगले वीडियो में आपको या बताएंगे कि द्विघात समीकरण की मदद से हम कैसे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।